कहानियों के संसार में आप सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं सुधा ओम दींगड़ा कृत खिड़कियों से झांकती आंखें नामक पुस्तक से एक कहानी आपके लिए चुनकर लाई हूँ। कहानी का शीर्षक है यह पत्र उस तक पहुँचा देना। यह कहानी अमेरिका की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। कार कछुआ चाल से सड़क पर चल रही है। जहाँ तक नज़र पहुँच रही है कारें ही कारें दिखाई दे रही हैं। ट्रैफिक रुका हुआ है। आगे कोई दुर्घटना हुई है। सड़कें भी क्या करें, कई दिनों से लगातार रुई के फाहों जैसी बर्फ गिर रही है। आज ही बर्फ गिरनी बंद हुई तो लोग घरों से निकले हैं। नववर्ष का आरंभ हुआ है। हर वर्ष के शुरू का महीना इस देश के बहुत से हिस्सों में बर्फीला महीना होता है। हाईवे 270 सैंड लुई शहर का हाईवे है जिस पर यह दृश्य दिखाई दे रहा है। सैंड लुई अमेरिका के मिड वेस्ट में आता है जहां इस मौसम में अक्सर बर्फीले तूफान आते हैं। मिड वेस्ट वासी तो ऐसे तूफानों को झेलने के आदी हो चुके हैं। प्रदेश की सरकार भी ऐसे तूफानों के लिए तैयार रहती है और तूफान आने से पहले सड़कों पर नमक छिड़क देती है और तूफान आने के बाद सड़कें एकदम साफ कर देती है। बावजूद सावधानी के कुछ बर्फ़ कहीं ना कहीं सड़क के किसी हिस्से से चिपक ही जाती है। उस पर कारें फिसलने लगती हैं तथा दुर्घटना हो जाती है। बर्फीले मौसम में ट्रैफिक की समस्या तो अक्सर पैदा हो ही जाती है। हालांकि 4 सड़कें आने वालों की और 4 सड़कें जाने वालों की हैं। इसके बावजूद कार से कार टकरा रही है। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो कहीं भी समय पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ट्रैफिक से जूझना उसके और उसके पति की दिनचर्या में शामिल है। मौसम कोई भी हो, उन्हें तो काम पर जाना ही है। एयरपोर्ट और उनके काम के लिए यही हाईवे पड़ता है। उसे चिंता मेहमानों की है जो उसकी कार में बैठे हैं और उन्हें एयरपोर्ट पहुंचाना है। अगर वे समय पर नहीं पहुंचे तो उनकी अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट मिस हो जाएगी। मेहमान मुंबई के हैं। सेंट लुइस से न्यूयॉर्क जॉन ऑफ कैनेडी एयरपोर्ट जाएंगे और वहां से मुंबई की फ़्लाइट पकड़ेंगे। एक फ़्लाइट छूट गई तो अगली फ़्लाइट अपने निर्धारित समय पर चली जाएगी। इनके लिए रुकेगी नहीं। सभी तनाव में हैं पर उत्साहित हैं। खराब मौसम के बावजूद फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई। उसके पति हार्दिक कार चला रहे हैं और वह उनके साथ पैसेंजर सीट पर बैठी है। कारों के हुजूम को देखकर उसका दिल घबरा रहा है। वह बेचैन हो रही है। ऐसा पहले उसके साथ कभी नहीं हुआ। हालांकि कई बार वह ट्रैफिक में फंस चुकी है। उसे मेहमानों को समय पर एयरपोर्ट पहुंचाना है। यह जिम्मेदारी उसकी है। उसने स्वयं यह दायित्व लिया है। वह पीछे मुड़कर सबको देखती है। सब सोच में डूबे हैं। वह खुद भी तो सोच रही है कहीं फ़्लाइट न छूट जाए। वह जानती है अगर फ़्लाइट छूट गई तो इस मौसम में पता नहीं किस दिन की फ़्लाइट मिले और फिर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को 3 घंटे पहले बुलाया जाता है। परिस्थितियों को नज़रअंदाज कर वह उन्हें आश्वासन देती है, घबराइए नहीं, अभी ट्रैफिक ठीक हो जाएगा और हम समय पर पहुंच जाएंगे। बेल मिल जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी में वह काम करती है उसी का एक ऑफिस मुंबई में है। वह बेल मिल कंपनी में प्रोजेक्ट लीडर है और मुंबई ऑफिस की टीम के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पूरा कर रही है। वही टीम उसकी कार में बैठी है। पिछले 4 दिनों से वे सब उसके साथ उसके घर पर थे और घर में बंद बोर हो गए थे। जब से वे आए थे बर्फ़ की बरसात ने कहर ढाया हुआ था। एक तरफ से बर्फ़ का तूफान आया हुआ था। वह अपनी टीम की निराशा को समझ रही है। भारत से जब भी कोई विदेश आता है तो घूमना चाहता है और काम के बाद उसकी टीम तो पिछले 4 दिनों से घर में बंद थी। हालांकि उन्हें घुमाने की जिम्मेदारी उसने ली थी, वह भी क्या करती, मौसम ही दगा दे गया। अब वे सब उकता चुके हैं और जल्दी घर लौटना चाहते हैं। दीपाली, लगता नहीं कि आज हम समय पर एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे, हार्दिक ने चिंतित होते हुए कहा। आप मौसम के समाचार लगाइए, शायद कुछ पता चल जाए। दीपाली के चेहरे पर भी चिंता की रेखाएं उभर आईं। नेविगेटर कितने समय में पहुंचने का बता रहा है, वह चिंतित से पूछती है। 1 घंटे की देरी बता रहा है, हार्दिक ने धीरे से कहा। क्या? कार में सभी इकट्ठे बोले। हार्दिक ने समाचार लगा दिए। सब बड़े गौर से समाचार सुनने लगे। समाचार वाचक ने जब हाईवे 270 पर 1.5 घंटे की देरी की सूचना दी तो कार में बैठी टीम रुआंसी सी हो गई। मनीष उस टीम का हेड है, बोला, मैम अब क्या होगा? हम तो खुश थे कि फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई, अब कैसे पहुंचेंगे? अब तो पक्का फ़्लाइट छूटेगी।
मनीष की बात सुनकर हार्दिक और दीपाली दोनों उदास हो गए। तभी अचानक हार्दिक बोला, दीपाली, अभी जो एग्जिट आ रहा है, कार उस तरफ मोड़ ली जाए। वहाँ से निकलने वाली 3 सड़कों में से बाईं ओर की सड़क इस हाईवे के साथ साथ चलती है और उस पर ट्रैफिक भी नहीं होता। इससे हम जल्दी एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। आप तो इस सड़क के बारे में जानते हैं, फिर इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? दीपाली, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी टीम समय पर एयरपोर्ट पहुंच जाए? हार्दिक बचेंगे तो ही तो पहुंचेंगे, दीपाली ने धीरे से कहा। कम ऑन दीपाली, कैसी बातें करती हो? सड़क जंगल से ज़रूर गुजरती है, पर जिस तरह लोग बातें करते हैं वैसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा होता तो मेरी जान, ये अमेरिका है, सड़क कब की बंद कर दी गई होती। हार्दिक ने धीमे से कहा ताकि मेहमान उनकी बात को सुन ना सकें। दीपाली खामोश हो गई। हार्दिक अपनी कार को बाकी कारों के बीच से रास्ता बनाता हुआ हाईवे से बाहर जाने वाली सड़क पर ले गया और एग्जिट लेने वाली अन्य कारों की लाइन में अपनी कार उनके पीछे लगाकर बाहर जाने का इंतज़ार करने लगा। मैडम, जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मनीष बोला। मैं जेनेट गोल्ड स्मिथ नाम की लड़की को ढूंढना चाहता था। किसी का पत्र उस तक पहुँचाना था, पर मौसम इतना आड़े आता रहा कि मैं आपको यह बात बता भी नहीं पाया। वह पत्र आपको देकर जा रहा हूँ। मनीष बैग से पत्र निकालने लगा। जेनेट गोल्डस्मिथ का नाम सुनते ही हार्दिक और दीपाली ने एक दूसरे को देखा। उन दोनों की नज़रों में क्या था, मनीष समझ नहीं पाया और वह अपनी ही धुन में बोलता गया। मैम, 2 साल पहले विजय मराठा सेंट लुई यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने आया था और जेनेट उसकी दोस्त है। विजय का ही मैसेज उस तक पहुंचाना है। विजय को तुम कैसे जानते हो? मैं और विजय बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों मुंबई के धारावी से हैं, जिसे स्लम एरिया कहा जाता है। मिसेस शाह, हम दोनों वहीं जन्मे और पले। बचपन से ही दोनों की दोस्ती हो गई। कहते हैं ना, कुछ बातें कॉमन होती हैं जो लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती हैं। हम दोनों को पढ़ने का बचपन से ही बहुत शौक था। बस ये लिखने पढ़ने का शौक ही हम दोनों को करीब ले आया। मैम, धारावी स्लम ज़रूर है, पर वहाँ के भी बहुत से युवक एजुकेटेड हैं। मनीष, मैं जानती हूँ, दीपाली ने प्यार से कहा। विजय को एमएससी के बाद सेंट लुई यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई और वह यहाँ आ गया और मैं एमएससी के बाद बेलमिल फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी करने लगा। इतना कहकर मनीष चुप हो गया। हार्दिक और दीपाली ने फिर एक दूसरे को देखा, भेद भरी नज़रों से, जिसे कोई समझ नहीं पाया। दीपाली कार में बैठे बैठे कहीं और पहुंच गई। दीपाली, यह विजय मराठा, मेरा नया पीएचडी स्टूडेंट, मुंबई से आया है। हार्दिक ने दीपाली से विजय को मिलवाया था। और विजय, यह है मेरी पत्नी दीपाली, यह भी मुंबई से है। लंबे सांवले कसे बदन वाला विजय मराठा आया और उसने नमस्कार किया। उसके घने घुंघराले काले बालों और चमकते सांवले रंग में बहुत आकर्षण था। मैं उसे देखती रह गई थी। मुस्कुराहट बिखेर कर उसने अपने देखने को छिपा लिया था। विजय के घर में प्रवेश करते ही बाहर एकदम काली घटाएं घिर आईं, जबकि मौसम विभाग ने ऐसी कोई सूचना नहीं दी थी। गहरे स्लेटी, थोड़े से सफ़ेद बादल आकाश में घिरने लगे थे। गहरे स्लेटी और सफ़ेद बादल पहले एक समूह में इकट्ठे होकर हल्के हल्के और फिर तेज गर्जन कर शोर मचाने लगे। दीपाली को अजीब लगा था। प्रकृति का यह रूप वह पहली बार देख रही थी, विशेषकर सेंट लुई शहर में, जहाँ प्रकृति सफ़ेद चादरें बिछाती है पर कभी घटाघोप अंधेरा नहीं करती। प्रकृति हमेशा सेंट लुई शहर को चकमक सफ़ेद और रोशन रखती है। पर उस दिन प्रकृति किस पर क्रोधित हो गई थी? हार्दिक, नेचर को यह क्या हो गया है? किस पर इतना गुस्सा हो रही है? मैम, ये क्रोधित नहीं, मुझे देखकर रंग बदल रही है। सोच रही है, इनके रंग में रंग कर तो देखूं। कहकर वह जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। काफ़ी सकारात्मक सोच के लगते हो, दीपाली ने मुस्कुराते हुए कहा। जी मैम, अगर पॉजिटिव सोच का न होता तो धारावी जैसी जगह से निकलकर इस धरती पर कैसे आता? विजय, मैंने तुझे समझाया था कि यहाँ सर और मैम कहने का प्रचलन नहीं है। निसंकोच तुम हमारा पहला नाम ले सकते हो, या डॉक्टर शाह या मिसेस शाह कह सकते हो, हार्दिक ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी उसने उन दोनों का हाथ पकड़ा और मुख्य द्वार को खोलकर बाहर बगीचे में ले गया। तब तक बादलों की गरज और बिजली की कड़क के साथ ही रिमझिम बरसात शुरू हो गई थी और वह खुशी से आसमान की ओर देखता हुआ बोला, इस देश में आने पर मेरा स्वागत करने के लिए धन्यवाद। उसके साथ साथ वे दोनों वर्षा में भीग गए। विजय, अंदर चलो, तुम अभी नए नए इस देश में आए हो,
तुम्हें मालूम नहीं कि इस बरसात में भीगना बीमारी को दावत देना है, हार्दिक ने बड़े नर्म लहजे में कहा और वह तीनों मुख्य द्वार के सामने आ खड़े हुए। क्षमा चाहता हूँ मैम, भूल गया कि यहाँ के घर लकड़ी के बने होते हैं और भीगे बदन अंदर कैसे जाएंगे। आई एम सो सॉरी, विजय ने बड़े अंदाज से कान पकड़ते हुए कहा। दीपाली ने अपने दोनों हाथों से अपने बदन के गीले कपड़ों को ऊपर से नीचे तक निचोड़ा। कपड़े बदन पर और भी चिपक गए, पर टांगों से कुछ पानी निकल गया। तभी उसने दरवाजे पर रखे डोर मैट पर पाँव पोंछे और उन दोनों को वहीं रुकने का इशारा किया। भागकर अंदर गई और कुछ ही क्षणों बाद वह 2 तौलिए उनके लिए ले आई। उन दोनों ने कमीजें और पतलूनें उतार कर तौलिए बांध लिए और स्नान करने के लिए भीतर वॉशरूम में चले गए। दीपाली ने पहले लकड़ी के फर्श पर फैला पानी एक तौलिए से सूखा और फिर पोछा लगाकर नहाने और कपड़े बदलने चली गई। ऐसे गीले सीले मौसम में पकौड़ों का आनंद आ जाएगा, बस सोचकर ही दीपाली ने जल्दी से कढ़ाई चढ़ा दी और पकौड़े तलने लगी। हार्दिक और विजय फैमिली रूम में आ गए। पकौड़ों की खुशबू सूंघते ही विजय गाने लगा, हाय हाय ये पकौड़े। दीपाली और हार्दिक हंसने लगे। विजय का जीवन स्वभाव हार्दिक को बहुत पसंद आया। अगर मैं आपको भैया भाभी कहूँ तो आपको ऐतराज़ तो नहीं होगा, विजय ने बड़े सम्मान से कहा। यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शाह, घर में कुछ भी कह सकते हो, हार्दिक ने मुस्कुराते हुए कहा। चाय पीने के बाद वह उठ खड़ा हुआ। अच्छा भैया, अब मैं चलता हूँ, फिर किसी दिन आऊँगा। विजय ने मुस्कुराते हुए उनसे विदा ली थी। रुक जाते, डिनर हमारे साथ ले लेते, हार्दिक ने बहुत स्नेह से कहा। नहीं भैया, फिर किसी दिन। अच्छा भाभी, चलता हूँ, कहकर विजय दोनों को नमस्ते करके दरवाजे की ओर बढ़ गया। हार्दिक उसे बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए उसके साथ चला गया। विजय को छोड़कर हार्दिक जब घर आया तो दीपाली ने हंसते हुए कहा, देखना बहुत जल्दी किसी अमेरिकन लड़की ने इसकी जिंदा दिली देखकर इसे दोस्ती कर लेनी है, इसे पहले से सचेत कर दीजिएगा। हार्दिक गंभीर हो गया। ऑलरेडी किसी से दोस्ती हो चुकी है क्या? दीपाली चौंक गई। कौन है वह लड़की? सेंट लुई के मेयर रॉबर्ट गोल्डस्मिथ की बेटी जैनेट गोल्डस्मिथ। अभी तो विजय आया है, दोस्ती कब हो गई, कहाँ मिले? इसे पता है मेयर नस्लवादी है, वह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बेटी एक भारतीय से दोस्ती रखे। दीपाली भावनाओं में बहती बोलती गई, प्लीज़ विजय को समझाएं, मेयर कंजर्वेटिव सन की रूढ़िवादी पॉलिटिशियन है। हार्दिक ने कोई जवाब नहीं दिया, वह गंभीर और चुप था। क्या विजय ने आपको बताया कि वह जेनेट से कहाँ मिला, कैसे मिला? मुझे हैरानी हो रही है, उसे आए अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ और एक अमेरिकन लड़की से दोस्ती कर ली। इसका मतलब लड़कियों के मामले में वह बहुत तेज है। देखने में तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो बहुत सरल सा लड़का लगा। दीपाली बिना रुके लगातार बोल रही थी। दीपाली शांत हो जाओ, विजय और जेनेट की दोस्ती पहले की है। दरअसल जेनेट ने ही विजय को यहाँ पीएचडी करने के लिए एनकरेज किया। मैं कुछ समझी नहीं। जेनेट यूनिवर्सिटी के एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मुंबई विश्वविद्यालय में 2 साल के लिए गई थी। वहीं जेनेट की दोस्ती विजय से हो गई। विजय को स्कॉलरशिप और अपनी काबिलियत पर मिली है, पर अब वह जेनेट के साथ उसके टाउन हाउस में रह रहा है और वे दोनों जल्द ही मेयर को बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? कि वे दोनों साथ रहते हैं। हार्दिक, वे क्या सोचते हैं कि मेयर को पता नहीं? दीपाली ने चिढ़कर कहा। अभी तो मेयर को यही कहा गया है कि विजय ने भारत में जेनेट की बहुत मदद की थी, इसलिए जेनेट उसकी मदद कर रही है। पर वे जल्दी ही उसे यह बताना चाहते हैं कि वे दोनों प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं उसे क्या सचेत करता? हार्दिक की आवाज़ में निराशा उभर आई थी। ओह गॉड, बेटी तो अपने बाप को जानती है, फिर भी वह यह कदम उठा रही है। दीपाली, तुम फालतू में भावुक हो रही हो। हार्दिक ने दीपाली की ओर देखते हुए कहा। जेनेट को तो अपने डैड बहुत ही प्रगतिशील लगते हैं, उसे एक्सचेंज प्रोग्राम में भारत भेजा 2 साल के लिए। वे इसी भ्रम में है कि उसके डैड इस शादी को मान जाएंगे। पॉलिटिशियन हैं, हो सकता है अपनी इमेज बचाने के लिए मान जाए। हम फिजूल में परेशान हो रहे हैं, दीपाली ने स्वयं को संयत करते हुए कहा। अश्वेतों और दूसरे इमिग्रेंट्स के बारे में उनकी जो राय है उसको देखकर तो नहीं लगता कि मेयर इस शादी के लिए राजी हो जाएंगे। खैर, समय ही इसका उत्तर देगा। तुमने सही कहा, हम परेशान क्यों हो रहे हैं? हार्दिक हल्का सा मुस्कुरा दिया। हार्दिक कार को हाईवे से बाहर जाने वाली सड़क से मोड़कर बाईं ओर वाली सड़क पर ले गया। इस एग्जिट पर 3 सड़कें जाती हैं, सीधे जाने वाली, दाईं जाने वाली सड़क और दक्षिण के और पश्चिम की तरफ जाने वाली सड़क, और बाईं ओर जाने वाली सड़क पूर्व की ओर जाती हुई एयरपोर्ट की मुख्य सड़क से जाकर मिल जाती है। बाईं ओर वाली सड़क शहर के बाहरी हिस्से की तरफ मुड़ गई है।
2-1 मील ड्राइव करने के बाद हार्दिक ने कार की गति तेज कर दी। दिन में तो लोग फिर भी कई बार जोखिम उठा लेते हैं, पर रात को यहाँ से निकलना सच में खतरे से खाली नहीं। भयानक दुर्घटनाएं हुई हैं। उन दुर्घटनाओं के साथ भारतीय समुदाय में कई कहानियों ने जन्म लिया हुआ है और अब वे अफसाने बन चुकी हैं। कार की गति बढ़ने के साथ साथ हार्दिक के दिल की धड़कन भी तेज हो रही है। बस वह सुरक्षित इस सड़क को पार कर एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहता है। उसे यह देखकर तसल्ली हुई कि उससे थोड़ी दूर पर कुछ और कारें भी जा रही हैं। शायद उन्होंने भी एयरपोर्ट पर जल्दी पहुंचने के लिए यह सड़क चुनी है। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रण में करने के लिए दीपाली की ओर देखा। वह उसे किसी और ही दुनिया में खोई हुई लगी। उसने अपना ध्यान बांटने और कार में छाई गहरी चुप्पी को तोड़ने का प्रयास करते हुए मनीष से पूछा, क्या मेरे बारे में विजय ने तुम्हें कभी नहीं बताया? हार्दिक के इस प्रश्न पर दीपाली वर्तमान में लौट आई। सर, आप विजय को जानते हैं? मनीष ने जिज्ञासा से पूछा। मैं विजय का गाइड था जब वह पीएचडी करने यहाँ आया। उस समय मैं सेंट लुई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। हार्दिक ने शांत आवाज़ में कहा। सर, विजय पीएचडी बीच में छोड़कर क्यों लौट गया? क्या वह यहाँ ड्रग का धंधा करता था? क्या सच में उसका कोई गैंग था? मनीष की आवाज़ डर से भीग गई। ड्रग और विजय? कैसी बातें करते हो मनीष? तुम तो उसे बचपन से जानते हो। तुम ही बताओ, क्या वह ऐसा कर सकता है? हार्दिक की आवाज़ पहले की भांति शांत थी। विजय का कसूर बस इतना है कि उसने एक दकियानूसी रंगभेदी पॉलिटिशियन की बेटी से प्यार किया। दीपाली रोष से बोली। जेनेट के डैडी ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर वह विजय का साथ नहीं छोड़ेगी तो इसके घातक परिणाम होंगे और उनकी जिम्मेदार वह होगी। कहकर दीपाली चुप हो गई। फिर क्या हुआ? कार में बैठे मनीष, अशोक और पॉल के मुंह से एक साथ निकला। हार्दिक की आंखें सड़क पर आगे जा रही कारों पर टिकी हैं और कान कार के अंदर की बातचीत सुन रहे हैं। मनीष, तुम तो जेनेट को भी अच्छी तरह से जानते होंगे। दोनों की दोस्ती मुंबई यूनिवर्सिटी में ही हुई थी। क्या यह सही है? दीपाली ने पूछा। जी मिसेस शाह, विजय जेनेट को बहुत चाहने लगा था। उसी के खातिर इस देश में आया था, वरना वह तो विदेश जाना ही नहीं चाहता था। मनीष की आवाज़ में दर्द अभी भी था। जेनेट अपने पिता की तरह जिद्दी थी और विजय भी हमारे संकेत नहीं समझा। सच कहूँ, वे दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। हम भी चाहने लगे थे कि उनका प्यार परवान चढ़े, पर एक गलती उन्होंने कर दी। मेयर रॉबर्ट गोल्डस्मिथ की धमकियों को नज़रअंदाज कर दिया। जेनेट इसी गलतफहमी में रही कि उसके पिता उन्हें बस डरा रहे हैं। वह उनकी इकलौती संतान है, उसके डैडी कुछ करेंगे नहीं। वह अपने पिता की मानसिकता को समझ ही नहीं पाई। दीपाली की आवाज़ भी उदास हो गई। जब विजय को वापस भेजा गया तो जेनेट ने कुछ नहीं किया? अब पॉल ने पूछा। टीम में भी आगे जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई। जेनेट ने मेयर को खबर होने नहीं दी। उसे जब पता चला, देर हो चुकी थी। दीपाली ने उसी उदासी में कहा। मिसेस शाह, हम समझे नहीं। जेनेट और विजय इकट्ठे रहते थे तो जेनेट को पता कैसे नहीं चला? मनीष ने पूछा। इमिग्रेशन ऑफिसर ने पुलिस के साथ मिलकर विजय को लैब से पकड़ा। जो फाइल विजय के खिलाफ यूनिवर्सिटी में पेश की गई वह थी इमिग्रेशन के कागजों में गलत जानकारी और फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़, यानी तथ्यों का अभाव, झूठे प्रमाण पत्र लगाने का जुर्म, इमिग्रेशन के कानूनों का उल्लंघन, धोखे और फ्रॉड का बहुत मजबूत केस तैयार किया गया था। उदासी ने दीपाली की आवाज़ भारी कर दी थी। हे भगवान, विजय जैसा ईमानदार और आदर्शवादी लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता, मनीष ने बड़े विश्वास के साथ कहा। मनीष, विजय इतना सरल, बुद्धिमान और मिलनसार था कि यूनिवर्सिटी के इमिग्रेशन ऑफिसर के वकील तक उसे सच्चा मानते थे, पर उसके खिलाफ केस इतना मजबूत बनाया गया कि कोई कुछ नहीं कर पाया और सबके सामने वे उसे ले गए। उसका फ़ोन छीन लिया और 3 घंटे के अंदर उसे जहाज़ में बिठा दिया गया। उसका सामान दूसरे सदस्य अशोक ने पूछा। वह सब इमिग्रेशन वाले बांध कर लाए थे, तभी तो मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते ही वह ड्रग डीलर, ड्रग माफिया का मेंबर और गैंगस्टर और पता नहीं क्या क्या बना दिया गया। यहाँ से फ़ोन किया गया था वहाँ के इमिग्रेशन में। गंदी राजनीति जीत गई, सच्चा प्यार हार गया। पॉलिटिशियन किसी भी देश के हों, सब एक जैसे हैं। दीपाली की आवाज़ में रुलाई आ गई। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचते ही विजय के साथ जो हुआ उसका हमें पता चल गया था।
यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर उसी जहाज़ में अपने परिवार के साथ मुंबई गया था और जो ही वह एयरपोर्ट पर उतरा उसने सब कुछ देखा। यहाँ आकर उसने यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर दिया। हम समझ गए थे अब वह कभी लौट कर नहीं आ सकता। दीपाली की आवाज़ में रुलाई आ गई। एक भोला, नादान और अच्छा इंसान घटिया राजनीति, नस्लवाद और रंग भेद की बलि चढ़ गया। दीपाली की रुलाई से भरी आवाज़ में अब हताशा उभर आई। मिसेस शाह, जेनेट को इसका पता कब चला? मनीष, जेनेट के साथ उसके परिवार ने बहुत बड़ा धोखा किया। दीपाली गले में आए भारीपन को गले में ही गटक गई। विजय की गिरफ्तारी से एक रात पहले उसकी मां मरियम आईसीयू में दिल का दर्द लेकर भर्ती हो गई। विजय को पकड़कर जहाज में बैठाने तक वह अस्पताल में थी। जेनेट का फ़ोन बंद करके जिस जगह वो बैठी थी वहीं कुशन के पीछे छिपा दिया गया था। जेनेट माँ के दुख में विचलित फ़ोन को भूली रही। जेनेट सांस लेने के लिए रुकी। उसने गहरी लंबी सांस ली और गले में अटके रोने को कम किया। वर्षों से भीतर दबा लावा बाहर आने को बेताब हो रहा है। हार्दिक और दीपाली ने विजय को लेकर कभी किसी से कोई बात नहीं की। अब आँख, नाक और गले से लुढ़क लुढ़क कर कितना कुछ निकल रहा है। उसने टिश्यू पेपर से उन्हें रोका। पता नहीं क्यों हार्दिक भीतर से डरा हुआ है। चेहरा सामान्य नहीं लग रहा था, भारतीय समुदाय में फैले अफसानों की वजह से। हालांकि वह उन्हें सच नहीं मानता। यह जंगल से गुजरती सड़क पर पहली बार ड्राइव करने से जंगल के भीतर से घूम घूम कर जा रही सड़क पर कार को संभालते हुए वह बड़ी सचेतता से ड्राइव कर रहा है। दीपाली बताने लगी, हार्दिक जेनेट को फ़ोन करती रहे। उसका फ़ोन बंद था, पर अचानक उसे अपने फ़ोन का ध्यान आया तो उसने उसे ढूंढा और विजय को फ़ोन मिलाया। उसका फ़ोन बंद पाकर उसने हार्दिक को कॉल किया तो हार्दिक ने उसे सब कुछ बता दिया। 2 साल में ही उसने अच्छी हिंदी सीख ली थी। वह अस्पताल में ही चिल्लाने लगी, माँ की बीमारी के बहाने उसे यहाँ रोकना एक षड्यंत्र है। डॉक्टर शाह, वह रो पड़ी। फ़ोन ऑन था। वह अपने डैडी पर चीख पड़ी, यू लायर, यू चीटर कहकर वह पार्किंग लॉट की ओर भागी। कार में बैठकर उसने हार्दिक को कहा कि वह एयरपोर्ट जा रही है और फ़ोन बंद कर दिया। क्या वह समय पर एयरपोर्ट पहुंच नहीं पाई? मनीष, उस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाती। उस दिन भी मौसम बहुत ख़राब था। हाईवे पर ज़रूर ट्रैफिक रुका हुआ होगा जो उसने एयरपोर्ट जाने के लिए यही छोटा रास्ता लिया था। पर दीपाली की बात मुंह में ही रह गई। तभी जोर से तड़ाक फड़ाक और घर घर की आवाज़ के साथ कार रुक गई और आगे की कारें भी इसी शोर से रुक गई। आगे की कारों से चीख पुकार शुरू हो गई। हार्दिक के चेहरे पर पसीना आ गया। वह उद्विग्न होकर बोला, दीपाली, कारों के आगे देखो कैसा धुआं उठ रहा है। तभी सब कारें रुक गई हैं। सब घबरा गए। घबराहट ने अशांत कर दिया। पॉल घबराहट में बार बार एक ही बात कहने लगा, मैडम अब क्या होगा, मैडम अब क्या होगा। मनीष से उसे गुस्से में कहा, शट अप पॉल, हालात को समझो। वह खुद भी बेचैन हो रहा था। अकस्मात बाहर तेज रफ्तार से हवा चलने लगी। सड़क के आसपास घास पर फैली सफ़ेद चादरें चिंदी चिंदी होकर हवा में लहराने लग गईं। सड़क के इर्द गिर्द बर्फ से लदी, पत्तों से विहीन वृक्षों की टहनियाँ हवा के साथ डोलने लगीं। टहनियों पर छोटे बड़े आकार में रुई की बर्फ जैसे गोले साथ साथ टहनियों के साथ डोलने लगे। हवा में टहनियों का झूलना एक डरावना मंजर पैदा कर रहा है। जंगल से जानवरों की तरह तरह की आवाज़ें वातावरण में गूंजनी आरंभ हो गई हैं। चारों ओर अजीब सा शोर मच गया है। इस शोर ने सभी के बदन में सिहरन पैदा करके डरा दिया है। बस चीखें नहीं निकल रही, आगे की कारों से तो खूब चीख पुकार हो रही है। कार में सभी के दिलों की धड़कनें और सांसें बेकाबू हो रही हैं। धुएं के अंधड़ ने बर्फ के बवंडर का रूप धारण कर लिया। प्रचंड वेग से हवा का एक बबूला ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर घूमने लगा और चारों ओर उड़ती रुई के टुकड़ों जैसी बर्फ उसमें सिमटने लगी। गोल गोल घूमता बबूला बर्फ का गोला दिखने लगा। वह गोला गति में इतनी तेजी से घूमने लगा कि आसपास की सभी चीज़ें उड़कर उसमें समाने लगीं। कारों ने हिलना शुरू कर दिया। कार में बैठे सभी जनों ने अपनी सीटों को कसकर पकड़ लिया। कार में उन्हें ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी, पर शरीर हिलडुल नहीं रहे। इस सब दर परेशान बैठे, आंखें देख रही हैं और मुंह सांस लेने के लिए खुले हुए हैं। मनीष को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसने अपने पास वाली खिड़की खोलनी शुरू ही की थी कि दीपाली में पता नहीं कैसे इतना जोश आया और वह जोर से बोली, मनीष, खिड़की मत खोलना, हवा इतनी तेज है कार को उड़ा ले जाएगी।
मनीष ने खिड़की आधी ही खोली और उसका हाथ रुक गया, पर घनघोर वेग में हवा का एक झोंका तेजी से आया जिसने कार को जोर से हिला दिया। लगा कि कार एक तरफ लुढ़क जाएगी। मनीष खिड़की के पास बैठा है, हवा उसके बदन को अपनी ओर खींचने लगी। वह उसकी तरफ झुका। साथ ही बैठे अशोक ने उसकी बाजू पकड़ ली। सील्ड बेड ने उसे कुर्सी से परे जाने नहीं दिया, पर उसके हाथ में थामा विजय का पत्र जो वह जेनेट तक पहुंचाने के लिए दीपाली को देने वाला था, हवा के वेग से उड़कर बाहर चला गया। कार में भय और ठंड से सब थर-थर कांपने लगे। ठंडी हवा बदन को चीर गई। इसके बावजूद पॉल ने फुर्ती दिखाई और फटाक खिड़की बंद कर दी। यह सब क्षणों में हुआ। भीतर हवा आनी बंद हो गई और फिर कार भी थम गई। सबकी सांसें और शरीर भी काबू में आए। मनीष का बदन इस ठंड में भी पसीने से भीग गया। बड़ी मुश्किल से उसकी कपकपी बंद हुई। वह जोर जोर से सांसें लेकर स्वयं को सामान्य करने की कोशिश करने लगा। हार्दिक और दीपाली ने एक दूसरे को थाम लिया। कार में आए हवा के झोंके ने सबको विचलित कर दिया। हाथों को शरीर पर फेर कर ठंड को कम कर लें, एनर्जी आ जाएगी, हार्दिक ने कहा। पलक झपकते ही हवा उस पत्र को लेकर बर्फ के गोल गोल घूमते अब गुब्बारों के आकार में बदल गए, गोलों में सिमट गई। और कई स्वरों की तीखी ध्वनियाँ निकालता हुआ वह गोला पल में आकाश की ओर उड़ गया। वातावरण में वे ध्वनियाँ क्रंदन सी सुनाई दी। एक तेज रोशनी की लकीर उस गोले से निकली और वह अंतरिक्ष में खो गई। चारों ओर रोशनी फैलकर गायब हो गई। कार में बैठे मेहमान इन ध्वनियों से सहम गए। उनके दिमाग पता नहीं किन किन अंधेरी गुफाओं की यात्रा करने लगे। जिसकी जितनी सोच, समझ और विवेक था, उसी स्तर पर इस घटना के स्वरूप के बीच पड़ गए। बाहर सब कुछ शांत हो गया। जानवरों की आवाज़ें आनी बंद हो गईं। हर तरफ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बवंडर आया था, एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो जो सब कुछ तहस नहस कर चला गया। शोर शराबा, चीख पुकार सब समाप्त। अगली कारें चल पड़ी। हार्दिक ने भी अपनी कार आगे बढ़ा दी। लगता है जेनेट इस दुनिया में नहीं है, मनीष ने बड़ी धीमी आवाज़ में कहा। कैसे जाना? सत्य पॉल, जिसे पॉल कहते हैं, ने पूछा। मनीष ने कोई उत्तर नहीं दिया, सिर झुकाकर बैठा रहा। दीपाली ने अपना गला साफ करते हुए कहा, मैं बता ही रही थी जब यह सब हो गया। पर कैसे? पॉल ने ही पूछा। मनीष खामोश बैठा था। एयरपोर्ट जाते समय इसी रास्ते पर उसका एक्सीडेंट हो गया था। कहा यह गया कि वह कार तेज चला रही थी और उसकी कार के आगे कोई जानवर भागता हुआ आ गया। स्पीड तेज थी और वह कार को संभाल नहीं पाई। कार वृक्ष से टकरा गई, पर हम जानते हैं उसके डैड ने उसे मरवाया था। जिंदा रहती तो वह उनके लिए खतरा बन जाती। विजय जेनेट की मौत के बारे में जानकर सदमे से टूट जाएगा। हार्दिक ने भारी मन से कहा। डॉक्टर शाह, पुलिस के टॉर्चर से विजय तो पहले ही टूट गया था। अब इस सदमे को सहने से पहले ही वह आज़ाद हो चुका है। मनीष का गला भर आया। क्या? सबके मुंह से एक साथ निकला। पुलिस के टॉर्चर ने उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया था। उसका विश्वास डगमगा गया था। मैंने 2 बेहतरीन वकील उसके मुकदमे की पैरवी के लिए भेजे, पर उसने उनसे बात तक नहीं की। अब उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हुई। वे वकील मैंने भेजे थे और मैं उस कंपनी में काम करता हूँ जिसका हेड ऑफिस सेंट लुई में है। हर एक पर वह शक करने लगा था। मैं जब भी मिलने जाता वह मिलने से इनकार कर देता। बस अपने छोटे भाई पर विश्वास करता था। उसी के द्वारा हम कुछ मित्र मिलकर अच्छे वकीलों का इंतज़ाम कर रहे थे। अब समझ में आया उसने हमसे नाता क्यों तोड़ लिया। हालांकि वह जानता था कि मेरे भाई और पिताजी मुंबई के नामी वकील हैं। वे सब उसकी मदद ज़रूर करते। हमने तो उसके घर पर कई पत्र लिखे, विनती की घर वालों से कि ये पत्र उस तक पहुंचा दें, पर कोई जवाब नहीं आया। दीपाली की आवाज़ बता रही है कि वह बेहद दुखी है। विजय ने इस दुनिया को कब छोड़ा? दीपाली ने तड़प कर पूछा। किसी को पता नहीं कब, कैसे गया वह इस दुनिया से, कोई नहीं जानता। कहा यह गया कि उसने निराशा और अवसाद में आत्महत्या की। मनीष से आगे बोला नहीं गया। परिवार ने ऐसे कैसे लाश ले ली? दीपाली की आवाज़ का दर्द और बढ़ गया। मिसेस शाह, परिवार के सदस्य भी क्या करते? पुलिस टॉर्चर तो वे पहले ही सह रहे थे। चुपचाप लाश ली, दाह संस्कार कर दिया। यह बताते हुए मनीष की आवाज़ टूट गई। तुम्हें यह पत्र कैसे मिला? यहाँ आने के पहले, एयरपोर्ट के बाहर, विजय का छोटा भाई टीटू दौड़ता भागता हाँफता हुआ पहुँचा था मुझे यह पत्र देने के लिए।
मेरे यहाँ आने के थोड़ी देर पहले ही उसे किसी कैदी ने यह पत्र भिजवाया था। साथ ही कहा था विजय की अंतिम इच्छा थी यह पत्र जेनेट तक पहुँच जाए। एयरपोर्ट के भीतर जाने तक वह मुझे कहता रहा, यह पत्र उस तक पहुँचा देना, यह पत्र उस तक पहुँचा देना। मुझे खुशी है पत्र जेनेट तक पहुँच गया। मनीष के चुप होते ही उदास सी खामोशी कार में छा गई। सड़क एयरपोर्ट की मुख्य सड़क से जा मिली। हार्दिक ने कार एयरपोर्ट के टर्मिनल की ओर मोड़ दी, जहां अमेरिकन एयरलाइन का प्रस्थान स्थल है। कार एक कोने में करते हुए उसने लंबी सांस ली और कहा, बावजूद सब अड़चनों के आपको 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचा दिया। कार की उदास खामोशी कार के दरवाजे खुलने के साथ ही बाहर हो गई। एयरपोर्ट तक पहुंचते पहुंचते सभी के तन और मन बोझिल हो गए थे। समय की टिक टिक जल्दी जल्दी विदा लेने की दस्तक देने लगी। अपना अपना सामान लेकर फीकी सी मुस्कान चेहरों पर बिखेरते हुए दीपाली और हार्दिक से हाथ मिलाकर वे तीनों अमेरिकन एयरलाइन के खुलते बंद होते दरवाज़ों से भीतर चले गए। हार्दिक और दीपाली कुछ क्षण उन्हें जाते देखते रहे, फिर हाईवे लेने की बजाय कार उसी सड़क पर मोड़ दी जहां से वे आए थे। हार्दिक, यह सड़क अब किसी कहानी को जन्म नहीं देगी, कहकर दीपाली सीट पर अधलेटी हो गई। घुमावदार सड़क, जिसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे वृक्षों की टहनियों ने छतरियां बनाकर एक मनोरम दृश्य पैदा किया हुआ है, दीपाली उसी का आनंद लेते हुए सीट पर पसर गई। कार इन छतरियों के बीच सड़क पर मध्यम गति से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। जब आप मेरे साथ कहानी सुनते सुनते यहाँ तक आ ही गए हैं, तो कृपया इस प्रकार की और कहानियों को सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।